एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कुछ आइडल्स को जो कि सोच रही होती है वो बी कुमाची कुछ लड़कियों को देखने के लिए जाएंगी क्योंकि एक लड़की इनमें से किसी को पसंद आ चुकी होती है। तो ये लोग देखने की बात कर रहे होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कुछ ओताकू को जो कि यहाँ पे बी कुमाची के कॉन्सर्ट को देखने के लिए आए होते हैं। इनमें से एक लड़का काफी पुराना ओताकू होता है तो दूसरा जो लड़का होता है जो कि इसे यंग होता है वो कहता है कि जो मैम है उसने भी बी कुमाची को ज्वाइन किया। पहले वो एक इन्फ्लुएंसर हुआ करती थी। तो दूसरा लड़का होता है जो कि इनसे पुराना ओताकू है वो इन्हें बताता है जो बी कुमाची आइडल का ग्रुप था वो काफी पुराना है, इन्होंने सिर्फ उनका नाम लिया है और सबसे खास मेंबर तो उनकी आई होशिनो थी। वो एक आइडल लेजेंड से कम नहीं थी, वो मेरे लिए एक आइडल की तरह थी, पर उससे पहले वो इस चीज को जान पाती वो मारी गई। पर चलो कोई बात नहीं, नई बी कुमाची की लड़कियों को देखते हैं कि वो अपने जलवा बिखेर पाती है कि नहीं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक पर्सन आता है और कहता है कि बी कुमाची की लड़कियों तुम तैयार हो? तो ये लोग कहते हैं कि हाँ हम तैयार है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तीनों लड़कियां फिर स्टेज की वहाँ पे आती है तो यहाँ पे जो काना है वो देखते कि काफी सारे लोग इन्हें देखने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे काफी सारी भीड़ आई होती है, इन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है। पर यहाँ पे काना समझ आती है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ मैम को देखने के लिए आए होते हैं। दरअसल जितनी भी आइडल्स हैं उन सबको एक कलर चूज करने के लिए दिया जाता है जो कि उनकी डंडी का कलर होता है। यहाँ पे जो मैम है वो येलो चुनती है और जो रूबी है वो रेड चुनती है और आखिर में जो काना है वो व्हाइट चुनती है। दरअसल ये स्टिक डिसाइड करती है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं कि नहीं। वो अपनी डंडिया ऊपर करेंगे, अगर पीला आया तो इसका मतलब वो मैम के फैन बेस है, अगर रेड आया तो यहाँ पे मतलब वो रूबी को देख रहे हैं और अगर व्हाइट आया तो यानी कि वो काना को देख रहे हैं। वही काना इन सभी लोगों को देख के काफी खुश होती है पर वो समझ जाती है ये सभी के सभी यहाँ पे मैम को देखने के लिए आए क्योंकि यहाँ पे येलो स्टिक काफी ज्यादा होती है और रूबी और काना की स्टिक काफी कम होती है। काना फिर सोचने लग जाती है अगर मैम को ये लोग बीच में रखते हैं तो ये सभी के सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं उन्हीं लोगों को जो कि बात कर रहे होते हैं। इनमें से यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आई होशिनो को टक्कर दे सके। उतने में हम देखते हैं उस आदमी की नजर रूबी पे जाती है और उसके अंदर उसे आई होशिनो की झलक दिखती है जिसे देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे रूबी भी काफी अच्छा डांस कर रही होती है। आई होशिनो को रूबी के अंदर देख के उस आदमी को काफी अच्छा लगता है जिस वजह से वो भी स्टिक उठा लेता है रूबी के लिए और वो काफी ज्यादा खुश होता है जिसको देख के सभी लोग हैरान होते हैं। पर यहाँ काना थोड़ी डिप्रेस हुई जा रही होती है क्योंकि जो येलो और जो रेड स्टिक है वो काफी ज्यादा हो चुकी होती है और उसके लिए कोई भी स्टिक खड़ा नहीं कर रहा होता। वो समझ जाती है कि रूबी भी काफी अच्छी डांस परफॉर्मर है और साथ ही साथ वो एक आइडल बनने का सपना देखती थी और वो अपने ये सब दिल से कर रही है। पर यहाँ पे काना उस चीज को नहीं कर पा रही है और कोई भी इसे पसंद नहीं कर रहा। हमें फिर पता चलता है काना की मदर ने कभी भी उसके काम के लिए उसे शाबाशी नहीं दी, ना ही उसके मैनेजर ने, वो तो सिर्फ उसे यूज करना चाहते थे। काना हमेशा से अकेले रही है और धीरे धीरे जो उसके फैंस थे वो उसके छोटे रूप को देखना चालू कर दिए, ना कि इसके बड़े रूप को, और कोई भी इसे पसंद नहीं किया करता था। ये सिर्फ चाहती थी कि कोई इसे प्यार करे और शाबाशी दे और दुनिया में आज तक किसी ने इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे एक्वा आ जाता है जो कि इन तीनों की डंडियों को लेके नाचने लग जाता है। ये देख के थोड़ा काना मोटिवेट हो जाती है और वो हंसने लग जाती है। यहाँ एक्वा इन तीनों को मोटिवेट करने के लिए बच्चे जैसा नाचने लग जाता है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं जिससे काना भी थोड़ी मोटिवेट हो जाती है और वो फैसला कर लेती है वो किसी भी हाल में एक्वा को अपना फैन बना के रहेगी ताकि उसे पता चल सके कि काना उसे कितना प्यार करती है। आखिर में एक्वा भी हैरान हो जाता है कि काना इतना अच्छा डांस कैसे कर रही है। यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं इन तीनों से। इन तीनों ने यहाँ पे काफी अच्छा किया होता है, इस वजह से इनके काफी सारे नए फैंस भी बन चुके होते हैं और काफी सारे ऐसे फैन बन चुके होते हैं जो कि पहले पुराने आइडल्स के फैन हुआ करते थे। हमें फिर एक्वा को दिखाया जाता है जो कि कार पे बैठा होता है। यहाँ पे रूबी आके उसका मजाक उड़ाती है। वो कहती है आखिरकार तुम कर क्या रहे थे? एक्वा कहता है मैं तो तुम सबको सिर्फ मोटिवेट करना चाहता था। फिर हम देखते ही घर जाने लग जाते हैं तो यहाँ पे जो कान है वो इसे पूछती है कि हमारा परफॉर्मेंस तुम्हें कैसा लगा। तो एक्वा कहता है कि पहली बार के हिसाब से बुरा नहीं था, ये काफी अच्छा था। ये कहती कि कम से कम हमें रेटिंग तो दो। ये कहता है कि मैं तुम्हें अभी रेटिंग बिल्कुल नहीं दे सकता क्योंकि आगे जाके तुम काफी सारे परफॉर्मेंस करने वाले हो और ये उनके मुकाबले बिल्कुल कुछ नहीं था। तो मैं तुम्हें यहाँ पे रेटिंग देख के तुम्हारी आदत बिगाड़ना नहीं चाहता, तुम अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। उतने में मैं मियोको को कहती कि लगता है इन दोनों ने बात करनी दोबारा से शुरू कर दी, पर लगता है इन दोनों की ज्यादा एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। पर मियोको कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, दरअसल इसका उल्टा है। तो मियोको पूछती है कि अकाने के साथ कैसा चल रहा है एक्वा। एक्वा कहते हैं कि ज्यादा कुछ चल नहीं रहा। उस दिन के बाद से इन दोनों ने ज्यादा बात नहीं की और वैसे भी अकाने के साथ जो उसकी रिलेशनशिप है वो सिर्फ एक काम के लिए और उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुन के काना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि सचमुच तुम्हें लगा था कि अकाने तुम्हारे प्यार के पीछे पागल हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, तुम अपनी फीलिंग्स को दबा देनी चाहिए, तुम्हारी रिलेशनशिप ऐसे भी इतनी मजबूत नहीं थी। मैम को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आरिमा इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही है। तो उसे समझ में आ जाता है जो आरिमा है वो एक्वा को पसंद करती है। इस वजह से जब उसे पता चला कि एक्वा और अकाने के बीच में कुछ
कुछ नहीं है, वो काफी ज्यादा खुश होगी। पर वो समझ जाती है जो अकाने वो एक्वा को पसंद करती है और एक्वा की फीलिंग अब तक उसे बिल्कुल पता नहीं चली है। इस वजह से अकाने को और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो एक्वा को अपने प्यार के पीछे पागल कर सके। उतने में हम देखते हैं अकाने का मैनेजर यहाँ पे अकाने के लिए एक नया रोल लाया होता है, तो इसे पढ़ के ये खुश हो जाती है। वो सोचती है कि एक्वा भी इसमें काम करने वाला है, जिसकी वजह से ये इसके लिए हाँ कर देती है। वही भी हम देखते हैं काना को, जो कि एक्वा से पूछते आखिरकार उसने पायोन की नकल करने की क्यों कोशिश की जबकि वो उसे खुद बात कर सकता था। तो ये कहता है इसकी वजह ये थी कि काना उससे बात बिल्कुल नहीं कर रही थी और साथ ही साथ अगर वो उसे एक ऑर्डर देता तो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती। इसी वजह से उसने पायोन की नकल करने की कोशिश की। ये सुन के काना खुश हो जाती है और कहती है तुमने इतने बड़े मास्क को मेरे लिए पहना ताकि तुम मुझसे बात कर सको और साथ ही साथ तुमने उस अजीब से आवाज को निकाला ताकि सिर्फ तुम मुझसे बात कर सको। ये कहता है सब बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ चाहता था कि मेरी जो सिस्टर का पहला परफॉर्मेंस है वो अच्छे से चला जाए। तो ये कहती कि यही तुम्हारा सिस्टर कॉम्प्लेक्स की बात शुरू होगी दोबारा से। एक्वा फिर यहाँ से जाने लग जाता है तो काना कहती है आखिरकार तुम भाग क्यों रहे, तुम सच सच क्यों नहीं बताते थे कि तुमने इतना कुछ किया मेरे से सिर्फ बात करने के लिए। एक्वा कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो, पर मैं यहाँ से भाग नहीं रहा। ये कहती है कि तुमने इतना कुछ किया सिर्फ मुझसे बात करने के लिए, इसे टीज करने लग जाती है। एक्वा कहता है कि लगता है मुझे अच्छे से तुम्हें समझाना पड़ेगा कि मैंने ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं की। इन दोनों को ऐसे देख के रूबी काफी खुश होती है। उतने में मैम कहती तुम्हें लगता है ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। ये कहते कि हाँ, मेरा भाई काफी कम लोगों को अपने जीवन में से समय देता है, अगर वो आपको समय दे रहा है इसका मतलब आप उसके लिए काफी स्पेशल हो और साथ ही साथ वो काफी चीजों से गुजरा है। इसकी वजह से जो उसकी पर्सनैलिटी है वो काफी ट्विस्टेड है। वहीं पे मैम सोचती है कि अकाने को काफी कुछ करना पड़ेगा ताकि वो एक्वा के दिल में अपनी जगह बना सके। वहीं पे हम देखते एक डायरेक्टर को जो कि कहता है कि मैंने 50 मिलियन कॉपी सेल करने वाली मांगा के राइट्स खरीद लिए जिसका नाम टोक्यो ब्लेड है और उसकी मैं स्टेज एडेप्टेशन करने वाला हूँ, यानी कि स्टेज शो। इस डायरेक्टर का नाम सुमिया के रायदा होता है और ये यहाँ पे काबुरागा से मिलने के लिए आया होता है और उसे सलाह मांगने के लिए आया होता है। सुमिया की कहता है कि मैंने इस स्टेज शो के लिए काफी बड़ा बजट तय कर लिया और साथ ही साथ मैंने नालाई प्रोडक्शन से भी मदद मांगी है ताकि वो अपने कुछ एक्टर्स को दे सके। मैंने कुछ एक्टर्स को चुन रखा है, पर काबुरागी मैं चाहता हूँ तुम इस कहानी के मेल लीड को चुनो जो कि इस कहानी को आगे बढ़ाएगा। इसका जिम्मा मैं तुम्हें देता हूँ काबुरागी। काबुरागी कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास कुछ एक्टर्स है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर इसके लिए मेरा तुम्हारे ऊपर कर्ज है। ये कहता है कि मेरा भी तुम्हारे ऊपर कर्ज था, भूलो मत। वहीं पे हम देखते हैं यहाँ पे एक्वा और अकाने को जो कि आइसक्रीम खाते हुए इंस्टाग्राम में फोटो डाल रहे होते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये दोनों डेट कर रहे हैं और काफी अच्छे कपल की तरह बिहेव कर रहे हैं। उतने में यहाँ पे अकाने एक्वा से पूछती है क्या तुम्हें टोक्यो ब्लेड वाले लोगों ने अप्रोच किया, क्योंकि हमारी थिएटर कंपनी लाला लाइको उन्होंने अप्रोच किया और उसकी मेल लीड मैं हूँ। यहाँ पे एक्वा सिर्फ यही बात सोच रहा होता है कि आखिरकार आई किसके प्यार में पड़ गई और आखिरकार आई के साथ उस इंसान ने ऐसा क्यों किया। उतने में अकाने एक्वा को बताती है इसे मेल लीड का ऑफर मिला है जो कि प्रिंसेस साया का है और साथ ही साथ जो एक्वा का ऑफर है वो इस कहानी के मेल लीड का है जिसमें वो साया का लवर होता है। यहाँ पे ये दोनों बात करने लग जाते हैं कि आखिरकार ऑडियंस को किस तरह का ये शो पसंद आएगा। अकाने फिर सोचती है आखिरकार तोकी का कैरेक्टर किसी मिलेगा जो कि एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है। तो एक्वा कहता है कि तुम्हारा मतलब ताजुर होगी। ये कहती है कि हाँ, मुझे नहीं पता ये सपोर्टिंग कैरेक्टर कौन निभाने वाला है, पर जल्दी ही ये रोल भी तय होने वाला है। उतने में यहाँ पे कान आ जाती है और कहती है इस रोल को मैं निभाने वाली हूँ और आखिरकार तुम इंस्टाग्राम पे यहाँ पे ये फोटो क्यों डालती हो, तुम्हें शेड्यूल करके पोस्ट डालना चाहिए। यहाँ पे फैंस आ गए तो आखिरकार तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए अकाने कुराकावा। लगता है तुम अपनी गलती से कभी भी नहीं सीखोगी। उतने में यहाँ पे अकाने से पूछती है क्या तुम ताजुरागी का रोल निभाने वाली हो। ये कहती कि हाँ, मैं इसी का रोल निभाने वाली हूँ। तो अकाने कहती कि कितने साल हो गए हम दोनों ने एक साथ एक्टिंग नहीं की, मुझे लगा था कि तुमने एक्ट्रेस बनने का ख्वाब छोड़ दिया है, पर मुझे पता नहीं था कि तुम एक आइडल बन जाओगी। ये कहती तो फिर क्या हुआ, एक एक्ट्रेस से तो काफी अच्छे पैसे कमा रही हूँ मैं, पर मुझे तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम पॉपुलर होने के लिए अपनी प्राइवेट लाइफ तक को बेच दोगी, वही टुकड़े टुकड़े करके। यहाँ पे ये दोनों काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। काना फिर कहती है ये सब छोड़ो, मैं तो सिर्फ तुम्हें वार्न करने आई थी कि तुम्हें केयरफुल होना चाहिए क्योंकि लोग कभी भी तुम्हारे ऊपर टपक सकते हैं। आरिमा के जाने के बाद एक्वा अकाने से पूछता है क्या तुम एक दूसरे को जानती हो। ये कहते कि हाँ, हम बचपन से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, वो हर चीज में मेरे से बेस्ट है। तो ये कहती है वो सालों से मेरे हर एक रोल को छीनते आई है, जो रोल मैं सालों से करना चाहती थी, पर वो मौका मुझे कभी मिला ही नहीं, सिर्फ काना की वजह से वो भी। और साथ ही साथ जो बेल पेपर सॉन्ग है वो भी मैं करने वाली थी, पर काना ने वो मुझसे छीन लिया। ये दोनों काफी एक दूसरे के साथ गुस्सा होते हैं और वही हमें स्टेज शो के डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कैरेक्टर से काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि एक्टर्स एकदम परफेक्टली होते हैं इन लोगों ने। हमें फिर काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं स्टेज शो के लिए और साथ ही साथ हमें उन्हें भी दिखाया जाता है जो कि स्टेज शो में अपनी जी
जान लगा रहे होते हैं ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। वहीं पे हमें दिखाया जाता है रूबी को जो कि आई होशिनो की एनिवर्सरी को मना रही होती है। यहाँ पे हमें आखिर में आई होशिनो की आवाज भी सुनाई देती है जिसकी आखिरी विश हमें बताई जाती है कि वो चाहती है कि एक्वा एक्टर बने और रूबी एक आइडल। पर यहाँ पे एक्वा बिल्कुल भूला नहीं होता कि आई होशिनो के साथ क्या क्या हुआ था। इसी वजह से वो चाहता है वो किसी भी हाल में उस पर्सन को ढूंढ निकाले जिसने आई होशिनो के साथ ये सब किया। इसी वजह से जब तक वो रुकेगा नहीं जब तक वो अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर लेता। और यहाँ से जो कहानी है वो खत्म हो जाती है, यानी कि फर्स्ट सीजन की जो कहानी वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट सीजन में आपसे मुलाकात दोबारा से होगी और इस एनिमे को हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। जब तक के लिए वेट कीजिए और मुझे पता है कि मेरे हिसाब से अगले साल तक इसका अगला सीजन आने वाला है क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। तो जब तक के लिए वेट कीजिए। आखिर में क्या ही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नए एनिमेज आने वाले हैं तो उन्हें भी सपोर्ट कीजिएगा। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूँ, बस ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए और देखते रहिए मूवी बॉय रिकैप। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।